हे गाइस, वेलकम एवरीवन। तो अपन ने काफ़ी कुछ वर्ड जो है वो देख लिए थे और कुछ वर्ड बचे हैं जो आज की क्लास के अंदर देख के कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा अपन स्पीड पकड़ेंगे ना। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाली पीडीएफ इंग्लिश में अपलोड कर दी, हिंदी में मैं आज या कल तक अपलोड कर दूंगा। इसमें क्लास थोड़ा लेट होने का कारण ये था क्योंकि ये पीडीएफ वापस हिंदी में, बाकी सब में तो क्या है कि वो पुराना जो तैयार कर रखा मटेरियल वही है। इसके अंदर ये पूरा का पूरा थोड़ा नया मटेरियल तैयार किया गया था ये चैप्टर का, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा है। तो अपन शुरू करें आगे। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंट्रीज। पहला क्वेश्चन, क्या इन्वेंट्री एक एसेट है? क्या इन्वेंट्री एक एसेट है? क्या एक संपत्ति है? बिल्कुल संपत्ति है, एसेट है, क्योंकि एसेट का मतलब हमने पढ़ा था जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, मतलब आने वाले समय में उससे हमें कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल होगा। ये जो इन्वेंट्री है, ये जो स्टॉक है, इसको बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे और उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी होती है तो इन्वेंट्री क्या है? एक एसेट है। लेकिन ये एसेट किस तरीके की है, किस नेचर की है? करंट एसेट है। कारण क्या है? क्योंकि इसको अपन रिपोर्टिंग से 12 मंथ में या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर इसको बेच के इससे पैसा रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा इंटेंशन होगा। तो ये किसके लिए लेके आए? या तो इसको लेके रखे हम सेल के लिए या फिर फॉर यूज इन प्रोडक्शन, या वो हमारे प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए जो है वो रख रखे, या फिर वो हमारे इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल पड़ा है। क्लियर है? तो या तो हम उसको क्या करना चाहते हैं भाई, जैसे हमारे जूतों की शॉप है, शूज़ की शॉप है, शूज़ खरीदते हैं और शूज़ बेचते हैं। तो यहाँ मान लीजिए शूज़ सीधा सीधा हमारा फाइनल प्रोडक्ट ही हम खरीदते हैं और वही बेचते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो उस केस के अंदर वो सीधा सीधा शूज़ क्या बन जाएगा? हमारा इन्वेंट्री बन जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि शूज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लीजिए कपड़े के शूज़ बनाते हैं, तो उसके अंदर कपड़ा जो है वो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, या फिर यूज इन प्रोडक्शन। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मशीन में लगने वाला मान लीजिए पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो लगता है, तो वो भी क्या है? हमारे प्रोडक्शन के अंदर यूज होगा, तो वो भी हमारे मटेरियल की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। मटेरियल का मतलब ये नहीं है, सॉरी, इन्वेंट्री का मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि भाई जो सीधा हम प्रोडक्ट बेचें वही होगा, नहीं, जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा वो भी आएगा। क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे अगर जोड़ें तो हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में, जो कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जिसके बारे में पढ़ते हैं। तो मटेरियल दो कैटेगरी में बांटते हैं हम, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? ऐसा मटेरियल जो आपके फाइनल प्रोडक्ट के साथ बाहर जाए। जैसे इस पेन का प्लास्टिक जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन इस पेन को बनाने वाली मशीन के अंदर लगने वाला मान लीजिए डीजल था, जो कि अब इसके साथ बाहर नहीं आया, लेकिन वो भी मटेरियल यूज हुआ है और इस प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कहा गया है? इन्वेंट्री का मतलब क्या है? जो या तो सेल के लिए होगी, या फिर हमारे प्रोडक्शन के अंदर यूज होगी, या फिर वो मटेरियल के फॉर्म में पड़ी है। उसके बाद में है दो वर्ड है, फीफो और लीफो। अब क्या होता है, हम अलग अलग दिन पे अलग अलग मटेरियल जो वो खरीदते रहते हैं, कंटिन्यूसली मटेरियल या इन्वेंट्री खरीदते रहते हैं, और उनके भाव जो है वो कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। मान लीजिए एक दिन खरीदा, उस दिन भाव होते 5 रुपये पर केजी, फिर हो गए 5.5, फिर हो गए 6, फिर हो गए 4.5, फिर हो गए 5, इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है, अब इसी तरीके से हम आगे क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा मटेरियल बेचा है, क्योंकि मटेरियल तो सारे एक ही क्वालिटी के, बस भाव अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग होते रहते हैं। जैसे पेट्रोल के भाव आजकल चेंज हो रहे हैं, या फिर अपन बात करें कि जैसे ये जो भी कमोडिटी वगैरह है, ग्वार गम वगैरह हो गया, आरंडी वगैरह हो गया, अब इनके भाव जो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। हमने पहले दिन खरीदा, उस दिन 5 रुपये थे, उस दिन फिर 5.5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 4.5 हो गए, फिर 5 हो गए। अब यहाँ तीसरे दिन मान लीजिए हमने क्या की, यहाँ 100 केजी खरीदे, यहाँ 200 केजी खरीदे, यहाँ 100 केजी खरीदे,
यहाँ 500 kg खरीद ली और यहाँ 100 kg खरीदी, या 100 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस तारीख को हमने शाम को हमने मान लीजिए 700 यूनिट बेची भी है, तो वो जो बेचे उनके भाव क्या माने, 5 माने, 5.5 माने, 6 माने, 4.5 माने, क्या माने। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 100 तो ये 5 वाले गए, 200 ये 5.5 वाले गए, टोटल 700 है, ये हो गए 300, 400 बचे, 100 ये 6 रुपये वाले गए, ये हो गए 400, और 300 बचे, तो 300 गए 4.5 वाले। यहीं पर अगर लीफो वाला होता तो अपन क्या कहते हैं, इस दिन बेचा, इस दिन सबसे लेटेस्ट जो क्वांटिटी आ रखी है वो कितने पे आ रखी है, 4.5 वाली, तो हम कहते हैं 4.5 की रेट वाले 500 जो थे वो गए, 6 वाले 100 गए, और 5.5 वाले 100 गए। तो ये इस तरीके से 700 गए। वैसे ये मटेरियल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर ही अपने डिटेल में आएगा। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है लियन। लियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तरीके से रोकने का अधिकार। मेरी मान लीजिए गाड़ी जो है वो रिपेयर करने की शॉप है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप गाड़ी लेके मेरे पास आए और मैंने आपकी गाड़ी सही कर दी, और आप वापस लेने आए, मैंने कहा पैसे, आपने कहा पैसे नहीं दूंगा। तो उस केस के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो उस केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ना कि ये लॉ का हिस्सा है, फाउंडेशन के अंदर जरूर पढ़ा था, लेकिन ये दोनों थे, तो अब इसमें से कौन से वाले लॉ के अंदर पढ़ा ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो राइट टू लियन क्या कहता है, वैसे ये अपने इसमें नहीं आएगा, वर्ड जो है वो आ रखा था इसलिए बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है कि जब तक मेरा कंसिडरेशन मुझे नहीं मिल जाता, जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिल जाता, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, उस असेट को रोक सकता हूँ। ये क्या कहलाता है, राइट ऑफ लियन। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है लीज। लीज क्या है, एक पैटर्न से हम क्या करेंगे, यूँ समझिए कोई आदमी अपनी एसेट को किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दे देता है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, पीरियोडिक पेमेंट मिलता है। तो ये क्या है, लीज है। जैसे मान लीजिए मेरे पास गाड़ियाँ जो है वो 2 है, अब मुझे एक ही गाड़ी की ज़रूरत होती है, एक गाड़ी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी, तो मैंने क्या कर दिया, उसको किसी को दे दी। मैंने कहा कि आप एक काम करो, इसको चलाओ और पर मंथ मुझे मान लीजिए 10,000 रुपये देते रहो। तो उस केस के अंदर क्या है, उस असेट को यूज कौन कर रहा है, कोई और, पोजेसन किसके पास है, किसी और के पास, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है। कंसिडरेशन मतलब लीज रेंट मिल रहा है। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, लीज। ये जो एग्रीमेंट है ये क्या कहलाएगा, लीज कहलाएगा। इसको 2 तरीके से बांटते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ा सा सिर्फ बात ही करें। फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या है, ऐसी लीज जिसके अंदर जो लीज पे देने वाला है, जिसे अपन लेसर कहते हैं, उसका उद्देश्य फाइनेंशियल इनकम कमाना। फाइनेंशियल का मतलब उसका जो पर्पज है या उसका उद्देश्य जो है वो इंटरेस्ट वगैरह कमाना है, न कि उसका असेट बेचने का इरादा है, न कि उसको एसेट से पैसा कमाना है। जैसे कि मेरे को गाड़ी लेनी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गाड़ी वाले के पास गया, गाड़ी वाले ने कहा पैसा दो पूरा, मैंने कहा पैसा पूरा है नहीं, तो उन्होंने कहा पे तो गाड़ी कैसे देंगे। मैं सीधा गया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक इसके मुंह पे पैसे मारो। बैंक ने उसके मुंह पे पैसे मार दिए और बैंक ने कहा कि अब आप मुझे किस्तों के अंदर पैसे दे देना। समझ आ रही बात। तो यहाँ बैंक वाले ने फाइनेंस किया और बैंक वाला उस पैसे पे, बैंक वाले का क्या इंटरेस्ट उस गाड़ी में है, नहीं, बैंक वाले ने पैसा दिया, उस पैसे पे वो क्या करना चाहता है, ब्याज की इनकम कमाना चाहता है। क्लियर है। यहीं पर हम बात करें, जैसे कि हम बाहर गए पढ़ने के लिए और वहाँ पर हमने क्या किया, कोई रूम रेंट पे लिया, तो वहाँ पर जो मकान मालिक है उसने हमें रूम किराए पर दिया और हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले में उसको कुछ मंथली रेंट का जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मकान मालिक जो है वो हमें
हमसे क्या फाइनेंशियल इनकम कमाना चाहता है क्या? नहीं, वो हम जो असेट यूज कर रहे हैं उसका कुछ कंसिडरेशन चाह रहा है। तो हम जहाँ जो किराया दे रहे हैं वहाँ पर जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑपरेटिंग लीज। अगर सीधा शब्दों में समझे ना तो ये है कि फाइनेंशियल लीज के अंदर क्या होती है? रिस्क एंड रिवॉर्ड। अरे ये क्यों हो रहा है भाई? रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड कैसे? जैसे कल को गाड़ी जो है वो खराब हो जाएगी तो उस केस के अंदर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। यहीं पर ऑपरेटिंग लीज है, उस जिस घर में हम किराए पे रह रहे हैं उस घर के अंदर मान लीजिए घर के ऊपर पानी ऊपर चढ़ाने की जो मोटर है वो खराब हो जाएगी, तो क्या वो हमारी जिम्मेदारी होगी क्या? नहीं, वो मकान मालिक की। कौन चिंता में आएगा? मकान मालिक आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है मटेरियलिटी। देखो, एक है कॉन्सेप्ट आता है फुल डिस्क्लोजर, एक क्या आता है? फुल डिस्क्लोजर। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग के नियम है जिसमें ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूजर को, जो भी उसके पढ़ने वाले हैं, उसको इस तरीके से प्रोवाइड करें कि जो भी उसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जिससे, अब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या? जिससे उसके डिसीजन लेने में जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि अगर ये बात उसको पता होती तो वो हो सकता है कि इन्वेस्ट नहीं करता, या फिर अगर हो सकता है कि ये वाली बात पता होती तो वो क्या कर देता? इन्वेस्ट कर देता। ऐसी कोई बात जिससे क्या हो सकता है कि उसको पढ़ने वाले का जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे लिए? हमारे हिसाब से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और वो क्या करनी चाहिए? हमें देनी चाहिए। समझ आ रही बात? अब वो अलग अलग, जैसे इन्वेस्टर है तो वो इस इन्फॉर्मेशन के होने से वो इन्वेस्ट करता है या नहीं करता, ये डिसीजन चेंज हो सकता है। या फिर बैंक वाले के हिसाब से देखें तो ये इन्फॉर्मेशन होने से वो लोन देता है या नहीं देता, इस तरीके से कुछ चेंज हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा? फिर उस इन्फॉर्मेशन की मीनिंग नहीं रहेगी। अपन ने क्या किया, हर एक छोटी से छोटी असेट जो है वो, जैसे अब रिलायंस ने क्या किया, अब छोटी से छोटी जैसे पेज का स्पान है वगैरह, ये भी असेट की डेफिनेशन से आ रहे हैं, फिक्स असेट की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, और उनको फिक्स असेट लिख रखा है और अब डेप्रिसिएशन लगा रहा है उसके ऊपर। तो क्या होगा? एक यूजर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको जो चीज़ें आसानी से समझ आ जानी चाहिए वो और ज़्यादा मुश्किल से समझ आएगी। अब यहाँ पर दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट है, समझिएगा। एक तो क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या? पूर्णतः डिस्क्लोज कर दो, कोई भी चीज़ जो छुपा के मत रखो, सारी चीज़ें जो वो डिस्क्लोज करो। क्लियर है? मेटेरियलिटी इससे थोड़ा सा अलग बात करता है। मेटेरियलिटी कहता है कि भाई हाँ, चीज़ें बताइए, वो चीज़ें हम मानते हैं, बतानी चाहिए, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो वो देनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो उससे कोई ज़्यादा यूजर को फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तब वहाँ पर आप क्या करो, किस चीज़ का ध्यान रखो? मेटेरियलिटी का ध्यान रखो। हमने कहा मेटेरियलिटी कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, जैसे पेचकस पाने जो है ये असेट की डेफिनेशन में आते हैं, और अगर बात करें तो ये फिक्स असेट की डेफिनेशन में आएंगे, नॉन करंट असेट की डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन ये जो अमाउंट है ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे आप फिक्स एसेट रखो और फिर उसके ऊपर क्या करो, ओवर द पीरियड धीरे धीरे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। इसको आप, क्योंकि अमाउंट छोटा है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इमेटेरियल है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? रेवेन्यू खर्चा मान के एक साथ राइट ऑफ कर सकते हो। समझ आ रही बात? अब आप पूछेंगे कि सर ये मेटेरियलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो मेटेरियलिटी डिसाइड होगी भाई, मेटेरियलिटी डिसाइड होती है, मेटेरियलिटी एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब जैसे कि मनी, पैसा जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं कह सकते कि कोई 1 लाख रुपए से अच्छा ज़्यादा कमाता है तो वो अच्छा है। समझ आ रही बात? भाई जैसे एक आदमी है, उसके पिताजी और उसके दादाजी और उसके जो फैमिली की इनकम उसने बचपन से जो देखी है वो मंथली अराउंड 3-4 लाख रुपए। क्लियर है? उसका बेटा, अगर कल को उनका बेटा नौकरी लगे और उसकी नौकरी जो पर मंथ उसकी सैलरी जो 20,000 रुपये हो,
और एक ऐसा परिवार है जिसकी जो है मंथली इनकम 10,000 रुपये थी, उसके पिताजी और दादाजी की, पूरे परिवार की मिला के 10,000 थी, और उसका बेटा 20,000 रुपये कमाए। देखें तो दोनों 20,000 पर मंथ कमा रहे हैं, लेकिन जो पहला बेटा है, जो बच्चा है, वो उसके परिवार वाले क्या कहेंगे कि ये बेटा सही नहीं कमा रहा, या ये बच्चा सही नहीं कमा रहा। वहीं पर दूसरा परिवार क्या कहेगा, हमारा बच्चा अच्छा कमा रहा है। समझ आ रही बात? तो ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। आप ऐसा नहीं कह सकते इतने से ज़्यादा कमा लिया मतलब अच्छा है, या इतने से कम कमा लिया तो बुरा है। ये क्या है, अलग अलग संदर्भ में देखी जाएगी। तो जैसे कि कोई अगर बड़ी कंपनी है तो वहाँ हो सकता है कि 1 करोड़ भी मटेरियल अमाउंट में आए, या फिर वो मटेरियल में नहीं माना जाए। और कोई छोटी फॉर्म है तो उसके लिए 1 लाख रुपये भी मटेरियल हो। तो ये मटेरियलिटी जो है वो डिसाइड होगी बिजनेस टू बिजनेस, उसका किस तरीके के ट्रांजैक्शन है। अल्टीमेटली मटेरियलिटी में ध्यान ये रखा जाता है कि क्या इस इंफॉर्मेशन के होने से यूजर के डिसीजन पे कोई फ़र्क पड़ जाता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन के पता होने या ना पता होने से यूजर का डिसीजन चेंज होता तो हम उसे क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, उसे इमटेरियल कहेंगे। क्लियर है? एक वर्ड पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट, साथ ही हमने शायद बात की थी इसकी, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक वर्ड है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या कहते हैं, हमारे कोर बिजनेस जो गुड्स या सर्विस है उनकी परचेज प्राइस और उनकी सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स वैल्यू में जो फ़र्क है उनका फ़र्क क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से बिजनेस को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो खर्चे लगे, उनको बेचने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड लगे, जो पैसा लेके आए उस पर ब्याज लगा, वो सारे के सारे ओवरहेड या एक्सपेंसेस जब लेस कर दे इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये अलग अलग करने का कारण क्या है, ये अलग अलग करने का कारण ये कि पहले तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट से पता चलेगा भाई मेन अपन जिसमें डील कर रहे हैं क्या उसके अंदर अच्छा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। अगर उसमें ही नहीं कमा रहे हैं तो फिर बिजनेस उसको रन करने का कोई मतलब नहीं। क्लियर? और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमने मेन जो गुड्स है उसको तो बेचने में इतना पैसा कमा लिया, लेकिन अल्टीमेटली अपने पास बचा कितना, क्योंकि उसके अलावा दूसरे खर्चे भी लगेंगे। जैसे समझिएगा, अपना काम है पेन खरीदना और पेन बेचना। क्लियर है? तो पेन के खरीद और उसकी बिक्री की जो वैल्यू है उसमें जो फ़र्क आया वो तो ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन उसको चलाने के लिए हमने दुकान लगा रखी है, उस दुकान के अंदर एक मैनेजर रख रखा है, उसको सैलरी देते हैं, उन चीज़ों को बेचने के लिए अपन मार्केटिंग करते हैं, और पैसा हमने मार्केट से उठा रखा है, उस पर ब्याज लगता है। ये सारे हटाने के बाद में मेन जो है वो चीज़, मेन तो जैसे मान लीजिए 5 लाख में खरीदे और 7 लाख में बेचे, 2 लाख रुपए हमारे बच गए। लेकिन इन 2 लाख में से ये वाले खर्चे हटाने के बाद मान लीजिए टोटल मिला के खर्चे 1 लाख ये लग जाते हैं, तो नेट कितने बचे, 1 लाख। तो ये 2 लाख तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट और ये 1 लाख हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? उससे बाद में एक इसके साथ साथ और आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कुछ भी नहीं, ये सीधा सीधा कि नॉर्मल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे लगे और उससे जो कमाई हुई उसका फ़र्क है। मतलब इसमें एक तो फाइनेंशियल नहीं लेंगे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी है उनको नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसा कोई खर्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, या फिर ऐसी कोई इनकम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मान लीजिए कि कोई नेताजी है और उन्होंने क्या कर दिया, एकदम से हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, जो कि हमारे ऐसे बिजनेस के अंदर नॉर्मली मिलती नहीं है, लेकिन इस बार मिल गई। क्या हमें ये आगे मिलेगी क्या? नहीं, ऐसे कोई चांसेस है नहीं। क्या ये रेगुलर मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को और फाइनेंशियल नेचर के जो एक्सपेंसेज उनको कंसिडर किए बिना जो प्रॉफिट निकलेगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। या फिर सीधा कहें अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हटा देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि आपके इसमें डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर जिसको पढ़ेंगे, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? कोई चीज पूरा नहीं हो जाने। इतनी बड़ी स्पेलिंग है क्या ली? ऑब्सोलेंस इतनी ज्यादा है क्या? तो इसका मतलब क्या है? कोई चीज जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना, वो किसी भी कारण से हो सकता है, उसके यूज के कारण हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई उसके कारण हो सकता है, नए फीचर्स वाली चीज़ें आ गई उसकी वजह से हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक रेडियो था, या फिर हमारे पास टीवी था, नॉर्मल टीवी जो बड़ा वाला पहले आता था वो, फिर उसके बाद में एलईडी आ गई, तो ये पुरानी वाली टीवी क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट के अंदर आ जाएगी। या फिर हमारी जो मशीन थी वो यूनिट प्रोड्यूस करती थी, वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई जो कि कम खर्चे के अंदर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर देती है, तो पुराने वाली मशीन क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट हो जाएगी। ऑब्सोलीट मानेंगे उसको। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ये नॉर्मली हम कंपनी के केस के अंदर देखते हैं। कोई बिजनेस शुरू होने से पहले जो खर्चे लग जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मान लीजिए जैसे कंपनी है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग के अंदर मान लीजिए आइडिया आया, मैं 4 लोगों के पास गया, 4 लोगों से बात की, फिर 4 लोग और तैयार हुए, हम सब ने मिल के कहा कि भाई इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कि क्या ये जिस प्रोडक्ट को अपन बेचने वगैरह के बारे में और बात कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। तो फिर हमने रिसर्च की, उसमें कुछ खर्चा लगा और फिर हमको लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट तो हिट हो जाएगा। फिर हमको लगा कि यार ये तो कंपनी बना के काम करना चाहिए, और फिर हमने कंपनी बनाई। लेकिन कंपनी बनाने से पहले मान लीजिए 2-3 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है, तो ये क्या कहेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कि भाई इसमें लीगल खर्चे आ गए कंपनी बनाने से पहले, उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेज है जो कि उसको बनाने से पहले लगे हैं, जो कि ज़रूरी थे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। कंपनी बाद में चाहे तो इनको अडॉप्ट कर सकती है, चाहे तो इनको अडॉप्ट नहीं करे। उसके बाद में है प्राइम कॉस्ट। वैसे ये कॉस्टिंग के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड समझ लेते हैं। ये इसको कॉस्टिंग के अंदर ही देखेंगे। वहाँ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड का टोटल जो प्राइम कॉस्ट, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, बाकी अपन वहाँ देखेंगे उसको कॉस्टिंग के अंदर। उसके बाद में है प्रायर पीरियड आइटम। इस वर्ड में ध्यान रखिएगा, एरर और ओमिशन। एरर और ओमिशन, देखो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको पहले जब रिकॉर्ड किया गया था तब रिकॉर्ड करने में या तो गलती कर दी थी या हम भूल गए थे, जो इस पीरियड के अंदर पता चला है, तो वो इस पीरियड के लिए क्या कहलाएगा? प्रायर पीरियड आइटम कहलाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है? इसमें ध्यान रखिएगा, पुराने पीरियड के अंदर एरर या ओमिशन होना चाहिए, और फिर इस पीरियड में पता चले तो वो हमारे लिए प्रायर पीरियड आइटम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझिएगा, जैसे कि हमने पहले 2020 के अंदर हमने डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर रहे थे, तब हमने माना कि एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, क्लियर, और उसके हिसाब से अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया। फिर 2024 के अंदर आते आते अपने को पता चला कि नहीं, एसेट तो अब 2 साल ही और चलेगी, और अपन ने क्या कर दिया, अब बाकी जो अमाउंट बचे, उसकी वैल्यू बचे, उसको 2 साल के अंदर डेप्रिसिएट कर रहे हैं। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है क्या? नहीं, ध्यान समझिए, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हमने 2020 में कोई गलती या भूल की थी क्या? नहीं। उस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज थे, इन्फॉर्मेशन जो थी, उसके हिसाब से हमें यूजफुल लाइफ 10 साल लग रही थी, और उसमें कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की। ये अब क्या हो गए? एस्टिमेट चेंज हो गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई एस्टिमेट चेंज होता है तो क्या वो प्रायर पीरियड आइटम के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ आ रही बात? कोई अगर एस्टिमेट चेंज हो जाते हैं तो क्या वो प्रायर पीरियड आइटम में आएगा क्या? नहीं आएगा। कारण क्या?
क्योंकि ये पहले ना एरर थे ना ओमिशन थी, ये उस वक्त जो सिचुएशन और जो चीज़ें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमने किया था। क्लियर है? उसके बाद में एक वर्ड है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, ये कुछ हद तक सेम ही बात कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये अपन नॉर्मली इंडिया में तो अपन यही करते हैं कि अगर कोई इनकम एक्सपेक्टेड होती है तो क्या उसको पहले ही से उसकी पार्टी दे देते हैं क्या? नहीं, हम इनकम को तभी मानते हैं जब वो इनकम रियलाइज हो जाए, जबकि एक्सपेंसेस जो है उसको हम क्या करते हैं पहले से कंसिडर करके चलते हैं। और ये ज़्यादा लॉजिकल भी है, अगर आप बिज़नेस चला रहे हो और बिज़नेस को लंबे समय चलाना है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि भाई अगर कल को कोई एक्सपेंसेज होने वाला है, या मान लीजिए आज से 3 साल बाद कोई बड़ी एसेट खरीदनी होगी अपने को, तो उसके लिए अपने को अभी से पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए। और अगर हमको मान लीजिए कोई पैसा मिलने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और पैसा मिलेगा, तो जिस दिन अपने को ये वर्चुअली सर्टेन हो जाए कि अपने को पैसा मिल ही जाएगा, उसी दिन अपन क्या करेंगे उसके बुक के अंदर लिखेंगे। समझिए, इसका मतलब कैश से नहीं है ना, वर्चुअली सर्टेन का मतलब ये नहीं कि रोकड़ा हाथ में आ जाना चाहिए। जैसे कि सरकार ने कह रखा है कि भाई अगर कोई टीचिंग के अंदर है और उसको 5 साल हो गए हैं और वो कोई भी जैसे डिग्री या डिप्लोमा के कोर्स करवा रहा है, तो उसको ये अमाउंट का सब्सिडी मिलेगा। अब उसके अंदर लिखी हुई जो शर्तें हैं वो हमने मान लीजिए सेटिस्फाई कर दी, और हमको लगता है कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब ये हमें पैसा मिल जाएगा। जिस दिन हमें ये वर्चुअली सर्टेन होगा तब हम लिख सकते हैं, चाहे पैसा अपने को कैश बाद में रिसीव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए, वो मर्केंटाइल बेसिस है। यहाँ हम कंजर्वेटिज्म क्या कह रहे हैं, अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, अगर हमें लग रहा है कि हो सकता है ये, समझिए यहाँ वर्चुअली सर्टेन नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड, कि अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है या एक्सपेक्टेड गेन है तो उसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। और अगर एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि हम अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाए, सर्कमस्टांसेस हो जाए, तो उसके लिए भी हम क्या रहे, तैयार हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, रिडीमेबल और रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जिनको हम क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे, मतलब कि उनका पैसा उनको दे देंगे और शेयर वापस लेके डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो रिडीमेबल। वैसे हम जब प्रेफरेंस शेयर के बारे में और कंपनी अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे तो आज के टाइम के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपलसरी है, और मैक्सिमम जो 20 ईयर के पीरियड के ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट के लिए 30 ईयर के जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं। रिडीमेबल अलाउ नहीं कर रखा है। रिजर्व के बारे में हमने बात की थी कि कमाया हुआ पैसे का कुछ भाग जो कि हमने बांटने के बजाय हमने क्या कर रखा है, बिजनेस के अंदर रोक के रखा है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, देखो होता क्या है कि कोई असेट है, उस असेट की मान लीजिए वैल्यू 1 लाख रुपए, उसकी धीरे धीरे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है, और अगर उसमें परमानेंट वैल्यू में कमी आ जाती है तो हम इम्पेयरमेंट भी कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ असेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, जैसे कि हमने मान लीजिए 1980 के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर कोई ज़मीन जो वो खरीदी थी, मान लीजिए वो बॉम्बे के अंदर खरीदी थी, 5 बीघा ज़मीन खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू जो वो 50 करोड़ हो चुकी है, और बुक के अंदर वो कितने में शो होगी, 1 लाख रुपए में ही। तो अगर हम ये कह दें कि भाई अपवर्ड जो है वो वैल्यू कर ही नहीं सकते, तो वो एक तरीके का क्या होगा, फिर फेयर अकाउंटिंग नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, एसेट की वैल्यू बढ़ा सकते हो। क्लियर है? लेकिन इसमें दिक्कत ये होती थी कि अगर किसी को ये सीधी परमिशन देते से लोग क्या करते, जैसे ही किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट कम होता है तो भाई अल्टीमेटली शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी शेयर की वैल्यू ढंग के होंगे, तो वो क्या करते, असेट को रिवैल्यू करके वैल्यू बढ़ा देते, और जो मुनाफा होता है वो क्या कर देते, P&L के अंदर लेके चले जाते।
तो अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए क्या कहा कि भाई रिवैल्यू करके आप वैल्यू बढ़ा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो असेट की वैल्यू बढ़ाने से जो प्रॉफिट होगा वो आप P&L के अंदर नहीं लेके जाओगे, सीधा बैलेंस शीट के अंदर लेके जाओगे। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे असेट की वैल्यू बढ़ानी है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और ये सीधा सीधा आपके कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो आपके बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व साइड के अंदर आ जाएगा। जैसे कि असेट 10 लाख से 20 लाख कर दी तो असेट 10 की जगह हो गई 20 और ये 10 का रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले की सिचुएशन देखें तो सिर्फ असेट शो होती 10 की। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इस तरीके से किया गया। तो असेट के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो रिजर्व बनता है वो हम क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व कहेंगे। क्लियर? राइट, शेयर सेल्स टर्नओवर बाद में शेयर डिस्काउंट, ये कुछ डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल प्लेन डेफिनेशन है, उसके बारे में अपन बाकी जो डेफिनेशन बात की उससे ही समझ आ जाएगा, तो उसको अपन जो स्किप कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई छोड़ रहे हैं। सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस सेल्स, अब इसके बारे में तो अपन क्या ही बात करें, वो तो आपको पता ही है। शेयर डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट का मतलब क्या है, जब आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो किससे, इश्यू प्राइस से, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा, शेयर डिस्काउंट। जैसे कि शेयर है 10 रुपये का, आपने इश्यू किया है 9 रुपये पे, तो ये क्या कहलाएगा, जो 1 रुपये है कम लिया वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। वहीं पर अगर 10 रुपये का शेयर है और आपने 12 पे इश्यू किया तो वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से एक्स्ट्रा कमाई है, तो वो एक्स्ट्रा कमाई जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रीमियम कहलाएगा। कि भाई शेयर जो है वो प्रीमियम पे हमने इश्यू किया, जितना पैसा उसका बनता उससे हमने ज़्यादा पैसा लिए, और ये एक्स्ट्रा पैसा जो सिक्योरिटी प्रीमियम करके अलग तरीके का रिजर्व उसके अंदर जाता है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस टाइम काफ़ी सारे जैसे प्रोस्पेक्टस बनाने होते हैं, कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेज। शेयर वारंट क्या होता है समझिएगा, एक तो होता है जैसे मैंने आपने मेरे को 10 रुपये दिए और मैंने आपको एक शेयर इशू कर दिया सीधा। एक होता है कि आपने मेरे को 10 रुपये दिए और मैंने आपको शेयर नहीं दिया, मैंने एक आपको कागज़ दिया, आपने कहा ये कागज़ क्या है, मैंने कहा ये शेयर वारंट है। आपने कहा इसका क्या मतलब, मैंने कहा 2 साल बाद आप शेयर वारंट मेरे पास लेके आना और मैं इसके बदले में आपको क्या कर दूंगा, शेयर दे दूंगा। उस वक्त आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। तो शेयर वारंट का मतलब क्या, ऐसा कोई कागज़ जो हमें एक अधिकार देता है कि हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, शेयर वारंट कहलाएगा। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड या एन्युटी जैसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे आजकल अपन SIP सुनते हैं बहुत सारे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, की भाई महीने महीने 500 रुपये जो जमा करो फिर एकदम से इतना पैसा बनेगा। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, जैसे कुछ समय बाद अपने को कोई एसेट जो रिप्लेस करनी है, तो उसके लिए अपन क्या करें, अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा जो एक अलग से खाते में जमा करवाते रहें, ताकि उसका थोड़ा ब्याज वगैरह मिल के उतना पैसा बन जाए। जैसे 5 साल बाद में एक असेट खरीदनी जिसकी वैल्यू 50 लाख है, तो हमने क्या कहा, हर महीने किसी बैंक वाले को पूछा कि भाई 50 लाख रुपए चाहिए 5 साल बाद में, तो कैसे इकट्ठा करें, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हर महीने जो है वो मान लीजिए 70,000 रुपये जमा करवाते रहो हर महीने, तो आपके ये जो टोटल पैसा बन के इसका ब्याज वगैरह बन के 5 साल में 50 लाख हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, सिंकिंग फंड। की अपन हर पैसा हर जो है इक्वल इंटरवल से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवा के कुछ पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में है सिंकिंग फंड, हो गया सब्सक्राइब भी, हाँ। उसके बाद में है सब्सटेंस और फॉर्म। वैसे ये वर्ड अपन ने पहले बात की थी। सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब क्या है कि हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय उसका लीगल रूप क्या है, उसका कानूनी रूप क्या है, वो देखने के बजाय एक्चुअल में वो क्या ट्रांजैक्शन है उसको देख के हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे।
एक इसका सिंपल सा एग्जांपल हर बार क्लास में मैं ये लेता हूँ। जैसे ये ए है, इसको पैसों की ज़रूरत थी, ये बी के पास गया, इसने कहा कि मेरे को 1 लाख रुपए उधार चाहिए। उसने कहा कि 1 लाख रुपए उधार तो यूँ तो कैसे दे दूँ। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, इन्होंने कहा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कुछ गिरवी रख। तो उसने क्या किया, ये 1 लाख रुपए के स्टॉक जो है, इन्वेंट्री जो है, ये क्या कर दी, बी को सेल कर दिया। ठीक है, हाथों हाथ इसने क्या कहा कि मैं 6 महीने बाद ये पैसा वापस दे दूँ, और 6 महीने बाद का उसी दिन उसने क्या कर दिया, 6 महीने बाद उसने ये 1,10,000 में यही वापस इन्वेंट्री अभी सेल की है, और 1,10,000 में वापस परचेज करूँगा, इसकी क्या कर दी, इसने एग्रीमेंट कर दिया। अब देखने में ये ट्रांजैक्शन क्या लग रहा है कि भाई 1 लाख रुपए का सेल किया और फिर 1,10,000 का वापस 6 महीने बाद परचेज करेगा। लीगल फॉर्म तो ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या है, इसको 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे, इसने ये अपने इन्वेंट्री इसको गिरवी रखी, 1 लाख रुपए जो उधार ले लिए, और वापस क्या करेगी, 6 महीने बाद ये वापस 1,10,000 रुपये ब्याज मिला कि 1,10,000 रुपये वापस बी को देगा और अपने स्टॉक को वापस छुड़वाएगा। तो ऐसे केस के अंदर एंट्री ये करने के बजाय बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये 1 लाख, और 6 महीने बाद वापस परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज 1,10,000, ये करने के बजाय यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये तो चाहे कानूनी रूप में ये दिख रहा हो, इसकी बजाय आप क्या करो, इसकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है, इन सब्सटेंस वास्तविक ये घटना क्या है, वास्तविक घटना है कि इसने क्या किया है, पैसा उधार लिया है। क्लियर है, तो इसे कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बी ऐसा कर देना चाहिए, और फिर ये जो है वो 6 महीने बाद जब ये पैसा वापस दे तो ये क्या करे, बीज लोन या लोन फ्रॉम बी लिखे तो ज़्यादा ठीक है, लोन फ्रॉम बी इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश 1,10,000 और 1,10,000, उसे ये सेकंड वाली एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल घटनाक्रम ये है, ये उसे क्या किया गया, दिखाया गया। तो क्या कहा गया है कि लीगल फॉर्म में चाहे ट्रांजैक्शन जो भी हो, एक्चुअल में इन सब्सटेंस वास्तविक घटना क्या है उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। समझ आ रही बात। इसीलिए जब हम असेट पढ़ रहे थे तो असेट के अंदर भी क्या लिखा गया था, कंट्रोल लिखा गया था, कि लीगल फॉर्म में हम हो सकता है कि ओनर नहीं हो, लेकिन अगर उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे हमारा कंट्रोल है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अपने बुक के अंदर असेट लिख सकते हैं, चाहे वास्तविक कानूनी रूप से हम उसके मालिक ना भी हो तो भी चलेगा। क्लियर है। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वर्ड से ही पता चल रहा है, ऐसा कोई खर्चा जिसका अभी तक फायदा लेना बाकी पड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कहलाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसा ही है, यूँ समझ लीजिए। परचेज और सेल, वैसे देखिए परचेज और सेल में आपको ज़्यादा कोई फर्क मतलब दिक्कत आएगी नहीं वर्ड के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा परचेज वर्ड जो है वो किसके लिए होगा, परचेज वर्ड होगा आपकी जो मेन गुड्स और जो सर्विस है उसके लिए होगा। सेल वर्ड भी जो है वो आपके मेन जो गुड्स और सर्विस है उसके लिए होगा, मैं समझाता हूँ ना, इनके लिए होगा। असेट के लिए ये वर्ड यूज नहीं होगा, असेट के लिए ये वर्ड यूज नहीं होगा, चाहे इसके बदले में आपको कैश हो या आप उधार खरीदो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चलेंगे। हमने गुड्स खरीदे, कैश में खरीदे, क्या कहलाएगा, परचेज। हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे खरीदे, क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। हमने असेट खरीदी कैश में खरीदी, क्या कहलाएगी आपकी, परचेज नहीं कहलाएगी, उसको आप क्या करोगे, असेट के नाम से लिखोगे। क्लियर है। कहाँ
इन चीज़ों का रेफरेंस कहाँ आएगा दोनों वर्ड का? इन दोनों का वर्ड आएगा जब अपन पढ़ेंगे परचेज बुक और सेल्स बुक। तो परचेज बुक के अंदर वैसे परचेज बुक के अंदर तो क्या होता है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आता है, लेकिन वहाँ पर भी ध्यान रखना किस चीज़ की आएगी परचेज बुक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की परचेज जो वहाँ पर आएगी, न कि असेट की। क्लियर? एक बार मैं वर्ड जो है, एनी टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स इफ ए बिजनेस फर्म परचेज और सेल एनीथिंग दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेज। ऐसी कोई भी चीज़ जो अपन ने क्या की, परचेज किए, ताकि अपन क्या करें, उसको वापस रीसेल कर पाए, तो ही वो परचेज के अंदर आएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर और फिर बेचते हैं, तो भी वो क्या कहलाएगा, परचेज ही कहलाएगा। उसके बाद में फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है, नाम मात्र की फिक्टिशियस एसेट। अब कोई चीज एसेट कैसे बनती है, कोई भी खाता डेबिट हो गया और उसको अपन ने खत्म नहीं किया तो वो क्या बन जाएगी हमारी बुक के अंदर, भाई वो खाता लास्ट में डेबिट बैलेंस उसका ओपन रह जाएगा, डेबिट बैलेंस ओपन रहेगा तो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारी असेट बन जाएगा। ऐसी एसेट जो कि अपने बुक के अंदर है तो सही, लेकिन वो नाम मात्र की है, मतलब उसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेज या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वगैरह, इस तरीके की कोई भी एसेट जो लिखी गई है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गया, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया, इस तरीके की बुक में हमने एसेट कोई लिख दिया जिसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी फिक्टिशियस एसेट कहलाएगी। क्लियर है? यहीं पर अगर परचेज गुडविल है, हमने 2 लाख रुपए देके खरीदा है, तो वो गुडविल जो हमारी बुक के अंदर रहेगा वो उसको हम फिक्टिशियस एसेट कहें, फिक्टिशियस एसेट नहीं कहेंगे ना। उसके बाद में डेफर्ड रेवेन्यू। वैसे आजकल इसके इतना ज़्यादा रेफरेंस बचा नहीं, क्योंकि एस 26 कहता है इस तरीके की फिक्टिशियस एसेट जो है उसको एसेट साइड में लिखने के बजाय, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस है, मतलब कि अपने को नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हुआ, तो P&L का डेबिट बैलेंस है, तो कैपिटल में से लेस करके दिखाना चाहिए, और कई बार हम क्या करते हैं, उसके P&L के डेबिट बैलेंस को एसेट साइड में लिख देते हैं, तो वो भी क्या होगी, एक तरीके की फिक्टिशियस एसेट होगी। वैसे ये आजकल AS 26 कहता है कि अगर P&L का डेबिट बैलेंस या इस तरीके कोई लॉसेज वगैरह है, तो उनको क्या करोगे, रिजर्व में से माइनस करके शो करोगे, नेट बैलेंस शो करोगे। तो आज के टाइम में वैसे ये फिक्टिशियस एसेट बुक के अंदर आती है नहीं। उसके बाद में लास्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये भी वैसे आज के टाइम में बुक के अंदर नहीं लिखा जाता। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है तो नेचर वाइज वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। नेचर वाइज रेवेन्यू एक्सपेंसेज कैसे, भाई कैपिटल एक्सपेंसेज के अंदर तो क्या होगा, अल्टीमेटली कोई एसेट हमको प्राप्त होगी और जिनका आगे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कई बार रेवेन्यू एक्सपेंसेज होते हैं और वो कुछ ज़्यादा मेजर हो जाते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, मार्केटिंग की नई प्रोडक्ट जो मार्केटिंग लॉन्च हुआ तो उसकी मार्केटिंग के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज की। अब जिसका फ़ायदा हमें आने वाले 5 साल मिलेगा, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज के बदले में हमें कोई एसेट मिली है क्या, नहीं मिले। तो नेचर वाइज क्या ये कैपिटल खर्चा है क्या, नहीं, नेचर वाइज ये रेवेन्यू खर्चा ही है। एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल अपन बिजनेस चलाने के लिए नॉर्मल रिकरिंग नेचर है और रेवेन्यू टाइप का खर्चा है, लेकिन इसका अमाउंट ज़्यादा है, इस वजह से हम चाहते हैं कि इसको 1 साल में राइट ऑफ करने के बजाय, क्योंकि इसका फ़ायदा हमें 5 साल मिलेगा मान लीजिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, 5 साल के अंदर धीरे धीरे राइट ऑफ करना चाहते हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज होता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस से। हालांकि आज के टाइम में AS 26 मना करता है कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खर्चा है जिसका आपको फ़ायदा ज़्यादा समय भी मिले तो भी आपको क्या करना, उसे क्या करना है, उसी साल के अंदर जो राइट ऑफ करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसी को धीरे धीरे आप आगे ले जा सकते हो। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ये था आपका अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इंग्लिश वाला PDF अपलोड कर दिया, हिंदी वाला भी 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूँगा। यहाँ तक का एक बार वर्ड अच्छे से देख लीजिएगा, फिर अपन इससे आगे वाला टॉपिक जो वो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।